ग्रेविटेशन वर्ड हमने पहले भी सुना हुआ है ना? मीनिंग इज समवट वी आर हैविंग इन आवर माइंड। क्या समझते हैं ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है? फोर्स होता है सर, जो हाई ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, पुल इट डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ और द सेंटर। यस सर। हाँ, अब force which earth applies on every object which pull it towards horizontally downward. पुल टुवर्ड्स वैसे। तो यहाँ पे आ रहा है कि फोर्स विच पुल्स कह रहे लोग हैं, और नाम आ रहा है अर्थ का। तो क्या ये सिर्फ अर्थ के ही पास है? No sir. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या सिर्फ अर्थ के ही पास है? नहीं, मून के पास भी है, सन के पास भी है, प्लैनेट्स के पास भी है। सर लेकिन कम है एज कंपेयर टू अर्थ, बहुत कम। कौन बोला कम है? मून की कम है, Sir, Jupiter की सबसे ज़्यादा है। मून की कम है। सर मैं गया हूँ। मून की ग्रेविटेशनल फोर्स कम है अर्थ के मुकाबले, बट सन के बारे में हम नहीं कह सकते। सन की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो ज्यादा होगी अर्थ के मुकाबले, बिकॉज ड्यू टू दैट ग्रेविटेशनल फील्ड 8 ऑफ द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, यस सर। है ना? वही ग्रेविटेशनल फील्ड है जो 8 प्लैनेट्स को उसके अराउंड घूमने को मजबूर कर रहा है, उनको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है। तो यानी क्या सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स हेवनली ऑब्जेक्ट्स के पास है, सेलेस्टियल बॉडीज के पास है, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स, क्या इन्हीं के पास ग्रेविटेशनल फील्ड है? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब स्टडी शुरू हुई ग्रेविटेशन की, तो स्टडी शुरू हुई टाइको ब्राहे नाम के एक साइंटिस्ट कह लो। वो एक किंग भी थे और एक रिसर्चर भी थे, जो इस स्टार्स, प्लैनेट्स में काफ़ी जो है इंटरेस्ट रखते थे। तो उन्होंने काफ़ी रिसर्च वर्क किया इस टॉपिक के ऊपर, स्टार्स, प्लैनेट्स, ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह वगैरह। और फिर जो भी चीज़ें उनको पता चली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, उसको वो अपने एक स्टूडेंट केपलर के हैंड ओवर कर दिया उन्होंने, और उनकी डेथ हो गई। फिर जोहान्स केपलर ने अपनी स्टडी को, रिसर्च को आगे बढ़ाया, और केपलर के 3 लॉ के नाम से, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के नाम से हम 3 लॉज जानते हैं आज। केपलर्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स्ड पाथ में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स्ड पाथ में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ये ऑब्जर्व करके देखा गया है, सभी प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करके देखा गया है। जो प्लैनेट्स इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो इसको फॉलो करते हैं उन्हीं को सोलर सिस्टम में इंक्लूड भी किया जाता है, अदरवाइज उनको बाहर निकाल दिया जाता है, जैसा 2006 में प्लूटो के साथ हुआ। तो प्लूटो जो है वो 9th प्लैनेट के रूप में हम उसको कंसिडर करते थे, बट प्लूटो कभी कभी ऐसा पाया गया कि वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता था, बट समटाइम्स इट गोज समवेयर एल्स, यानी वो कहीं और चला जाता था, किसी और की ऑर्बिटिंग करने लगता था, फिर वापस लौट आता था सन के अराउंड, फिर रिवॉल्व करने लगता था, फिर कहीं चला जाता था। तो इट वॉज नॉट परमानेंट। तो परमानेंट मेंबर नहीं, सेम प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा, तो उसको सोलर सिस्टम से हटा दिया गया। अदरवाइज हम 9 प्लैनेट्स बताते थे, अब हम 8 प्लैनेट्स बताते हैं, क्योंकि ये सारे जो है वो लॉ फॉलो कर रहे हैं, यानी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट्स या लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के नाम से इसको जाना जाता है। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। दूसरा केपलर का लॉ था, केपलर्स लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरियाज के नाम से इसको जाना जाता है। तो लाइक आप लोग को मालूम होगा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, या अर्थ को ही ले लो फॉर एग्जांपल। तो जब रिवॉल्व करते हैं, जो ऑर्बिट होती है, वो ऑर्बिट की जो ज्योमेट्री में शेप है
वो शेप सर्कुलर नहीं है, वो शेप सर्कुलर नहीं है, वो एलिप्टिकल, या टू बी मोर करेक्ट एलिप्स है। मैथ्स में एक शेप होता है एलिप्स, आप लोग 11th में पढ़ोगे, एलिप्स आपके ज्योमेट्री में आएगी, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, है ना, तो उनमें से ये एक है एलिप्स। तो एलिप्स एक ऐसा दिखने वाला पाथ होता है जिसके दो फोकस होते हैं, दो फोकल पॉइंट्स होते हैं, दो सेंटर्स होते हैं, एक ये और एक ये, इनको फोकल पॉइंट्स कहा जाता है, F1 इसको F2 कहते हैं। तो इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, लाइक अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और सन जो है वो वन ऑफ द फोकल पॉइंट पे बैठा हुआ है, और इस वजह से अर्थ रिवॉल्व करते करते कभी कभी काफी दूर चला जाता है सन से, और फिर रिवॉल्व करते करते काफी करीब आ जाता है। तो चेंज इन सीजन्स हम फील कर पाते हैं ड्यू टू दिस पोजिशनिंग ऑफ अर्थ, है ना, चेंज इन सीजन, समर सीजन, स्प्रिंग सीजन, है ना, ऑटम सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, ये सारी सीजन। तो केपलर का पहला लॉ कि सभी प्लैनेट एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करते हैं, लिख लो, केपलर्स फर्स्ट लॉ नोन बाय लॉ ऑफ ऑर्बिट। आएंगे उस पे भी आएंगे, ग्रेविटेशन पे, लेकिन कहानी जहां से शुरू हुई थी वहां से स्टार्ट करते हैं। तो केपलर, टाइको ब्राहे ने स्टडी करके 16th सेंचुरी की बात है, स्टडी करके रिसर्च करके सारी जो रिसर्च वर्क है केपलर को दे दी, और केपलर ने फिर स्टडी को कंटिन्यू किया रिसर्च को, और 3 लॉज के कंक्लूजन पे वो पहुंचे। पहला था लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो एक फिक्स्ड पाथ पकड़े हुए हैं और उसी पाथ में रिवॉल्व करते। बड़ा ही बेसिक सा लॉ है आज के लिए, लेकिन तब के लिए एक बड़ी बात थी। सेकेंड लॉ है इनका लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया का क्या कहना है कि लाइक फॉर एग्जांपल अर्थ आपका यहां पर है, ठीक है, सन से अर्थ को हमने कनेक्ट कर लिया, एक सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बोल सकते हैं। फिर हमने तो लॉ ऑफ एरिया, तो क्या करो, अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बोल सकते हैं। अब मान लो डेल्टा टी टाइम बाद, कुछ टाइम बाद, डेल्टा टी मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल, तो कुछ टाइम बाद अर्थ यहां पहुंच गया, अर्थ यहां पहुंच गया, तो इस टाइम ड्यूरेशन में इसने कुछ एरिया कवर की, इसने कुछ एरिया स्वीप की, कवर की। अब इसको जाने दो, अर्थ रिवॉल्व करते करते मान लो यहां पहुंच गया, ठीक, फिर हमने इसको ऑब्जर्व कर लिया, और फिर उतने ही टाइम इंटरवल पे डेल्टा टी टाइम के बाद अर्थ को देखा, तो अर्थ यहां पहुंच गया, और फिर ये एरिया कैलकुलेट कर लिया। तो उन्होंने बोला कि अगर सेम टाइम इंटरवल है, अगर सेम टाइम इंटरवल है तो इक्वल एरिया जो है कोई प्लैनेट कवर करता है ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है तो इक्वल एरिया कवर कर रहा होता है इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कंडीशन नेसेसरी है कि टाइम इंटरवल, टाइम गैप जो है वो इक्वल होना चाहिए। यानी अगर हमने यहाँ पे 1 घंटे बाद देखा था इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को, तो यहाँ पर भी जब हम इनिशियल और फाइनल देखेंगे तो 1 घंटे का टाइम देंगे,
तो उस दौरान जो एरिया कवर होगी उसको हम सेम पाएंगे। तो लॉ ऑफ इक्वल एरियाज के नाम से उसको बता दिया। और थर्ड लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स के ऊपर है। तो लॉ ऑफ पीरियड्स के नाम से सुना है, टाइम पीरियड के ऊपर है कि एक प्लैनेट एक रेवोल्यूशन में जो टाइम लगाता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, कैपिटल टी। तो उन्होंने बोला जो ये कैपिटल टी है यानी टाइम पीरियड, उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, रेडियस का क्यूब। टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट, टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट मतलब एक प्लैनेट सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन में जो टाइम लगाता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। जब भी ऑसिलेटरी मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, तो एक साइक्लिक पाथ हो जाता है। ऑसिलेटरी में गए फिर आए, तो एक साइक्लिक पाथ, एक साइकिल फिर रिपीट हो रही। तो एक साइकिल में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहा जाने लगता है। तो कैपिटल टी से उसको डिनोट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि टाइम पीरियड किसी भी प्लैनेट का, उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उसकी डिस्टेंस सन से कितनी है, और उसके डिस्टेंस के क्यूब के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। खैर अभी इसका इस्तेमाल नहीं है, आगे जो है हम यूज करेंगे 11th वगैरह क्लास में। तो अभी बस इनका बेसिक नॉलेज एनफ है कि इन तीनों बातों में इन्होंने क्या बताया था। हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशन की। तो ग्रेविटेशन मैंने पूछा तो आप लोगों ने कहा कि हाँ ग्रेविटेशनल यानी अट्रैक्शन, पुल नाम लिया आप लोगों ने। फिर कहा कि अर्थ के पास होता है, मून के पास होता है, सन के पास होता है। न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने रिसर्च किया, जब स्टडी किया ग्रेविटी के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी ये मार्कर है, इसके पास भी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये भी ट्राई करेगा अपने सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, राइट। तो हर ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, आज से याद रखना। और वो अपने सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ये हम अर्थ पे ऑल्दो नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, बिकॉज क्योंकि यहां पे उसको रोकने वाले और फोर्सेस अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप बोले कि सर तो कह रहे हैं कि हर ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो यानी हम दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो हम दोनों को चिपक जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं हो रहा। तो काई को, तो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारे पैर तुम्हारी शरीर बेंच पे है, उसके पैर उसकी शरीर बेंच पे है, दोनों के बीच सरफेसेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। तो ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इतना कमजोर है, इतना वीक है कि फ्रिक्शन फोर्स को भी ओवरकम नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर हम स्पेस में होते, जहां पे न एयर है हमको रोकने के लिए, न अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है डिस्टर्ब करने के लिए, न कोई फ्रिक्शन है अगर हम किसी के कांटेक्ट में नहीं है, तो यानी हम फ्रीली जो है फ्लोट कर रहे हैं। तो हम अगर फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं और कोई दूसरा भी फ्लोट कर रहा है, तो बोथ ऑफ देम विल ट्राई टू कम टुवर्ड्स ईच अदर। वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की, उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करेगी और लाएगी भी। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया और पाया गया। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको कहते हैं। तो लिख लो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स बहुत से हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, शुक्रगुजार होना चाहिए तुमको कि उन्होंने इतनी सारी बातें बताई हैं, जिसको यूज करके आज कितनी सारी चीजें का वर्क कर रही हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन, मैग्नेटिक लेविटेशन अगर नहीं जानते, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में नहीं जानते, तो आज मैगलेव ट्रेन्स कैसे बनाते हैं? मैगलेव ट्रेन्स क्या होती है? ट्रेन्स ऐसी जो पटरी पे ही नहीं है, फ्लोट कर रही है, ट्रेन हवे में और वो ट्रेन चल रही है, ऐसी ट्रेन्स बन रही है मैग्नेटिक फील्ड पे। तो उसकी स्पीड सोच सकते हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रेन या कोई भी गाड़ी को रोकने में फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा काम करता है और इंजन को ज़्यादा काम फ्रिक्शन को ओवरकम करने में लग जाता है, तो इसीलिए ज़्यादा एनर्जी उसकी वहीं खर्च हो जाती है फ्रिक्शन को ओवरकम करने। अब जब वो ट्रेन हवे में है तो कांटेक्ट ही नहीं, फ्रिक्शन खत्म, फिर शू हाइपर लूप टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा तुमने। इलॉन मस्क बना रहे हैं, है ना, इलॉन मस्क, जिनको रियल आयरन मैन कहा जाता है ना, रियल आयरन मैन, बिकॉज उनके पास टेक्नोलॉजी नॉलेज बहुत है। उनका खुद का अपना एक ऐसा कंपनी है जो रॉकेट्स बनाता है, स्पेस एक्स, खुद के अपने रॉकेट्स से खुद अपने सैटेलाइट्स बना करके भेजते हैं, गाड़ियां भेजते हैं। उन्होंने एक कार भेजी है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है ना। वो अपने पर्पस के लिए है, वो उनकी नॉलेज है, वो उनकी वो है, क्यूरियोसिटी है जिसका वो यूज कर रहे हैं। नॉलेज प्लस मनी प्लस ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीजों का यूज करके अपने रॉकेट से उनका यूज कर रहे हैं और उनको सेंड कर रहे हैं स्पेस में। कई जो है यूएसए और इंडिया भी हेल्प लेता है उनकी रॉकेट्स और सैटेलाइट्स को भेजने में। स्पेस एक्स कंपनी का नाम है, टेस्ला मोटर्स के मालिक हैं एलॉन मस्क। तो एलॉन मस्क हाइपर लूप बना रहे हैं। हाइपर लूप यानी कि मिनटों में यहां से दिल्ली का सफर, मिनटों में, यहां से मुंबई मिनटों में, सेकंड्स, सच फास्ट। तो जब नॉलेज नहीं रहेगी तो कैसे टेक्नोलॉजी बनाओगे? तब तो वही बैलगाड़ी तो ब्रेन को एक्सपैंड करो, एक्सप्लोर करो चीजों। तो क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर is in the universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses, directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance, and inversely proportional to the square of their center to center distance. Inversely proportional to the square of center to center distance, their center to center distance, या distance between them भी कह सकते हैं। तो उन्होंने बोला सर आइजैक न्यूटन कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं,
अगर दो ऑब्जेक्ट्स, इधर देख लो, समझ लो पहले, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मासेस हैं m1 m2, लेट अस फॉर एग्जांपल, तो जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उन दोनों के बीच में लगेगा, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, और उन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के ऊपर इनवर्सली रिलेटेड है। यानी कि अगर मासेस का प्रोडक्ट ज्यादा आने लगेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने लगेगा या घटने लगेगा? डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। ये कौन होता है? डायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ डायरेक्ट रिलेशन, यहाँ क्या है? मासेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन। तो दोनों के मास का प्रोडक्ट जितना ज्यादा रहेगा, फोर्स उतना ज्यादा होगा। नहीं रिलेट कर पा रहे हो? अब देखो, दो मार्कर है, इसका मास मान लो 5 ग्राम, वही इसका भी मान लेते हैं 5 ग्राम। 5 ग्राम मल्टीप्लाई किया 25 ग्राम, मल्टीप्लाई करना 25 ग्राम, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बहुत ज्यादा फील नहीं हो रही। ये इसको खींच रहा नहीं, ये इसको खींच रहा नहीं, क्यों? क्योंकि बीच में हवा है, हवा इसको रोक ले रही है, क्योंकि हवा भी लगाती है एक रेजिस्टेंस, उसको कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। जब आप बाइक चला रहे होते, साइकिल चला रहे होते, सामने से हवा आप पे टकराती है, उसको कहते हैं एयर रेजिस्टेंस, है ना। वहीं बोल दे आपको कि एक बड़ा सा थर्माकोल लेके बैठ जाओ और फिर साइकिल चलाओ या बाइक चलाओ, तो थर्माकोल अगर तेजी से स्पीड में गया तो थर्माकोल के 2 टुकड़े, है ना। धीरे चलाइए, धीरे चलाइए पापा, थर्माकोल टूट जाएगा। तो थर्माकोल क्या फील कर रहा है सामने से? हवा, एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस भी इसको क्या कर रही? रोक रही। तो ये नहीं हो रहा है ना। और फोर्स भी बहुत कम आ रहा है, बहुत कम वैल्यू में, बहुत कम आ रहा है वो फोर्स। अभी बताएंगे कैसे कम आ रहा है, नंबर में दिखाएंगे एग्जैक्ट कितना आ रहा है। तो बहुत कम। अगर यही फोर्स बढ़ा दिया जाए, मतलब ये वैल्यू बढ़ा दी जाए, कैसे बढ़ा दी जाए? अभय को ले लिया और अर्थ को ले लिया, धरती माता। धरती माता का वजन काफी है और अभय का वजन भी ठीक है, बढ़िया दूध मलाई पनीर खा के बढ़िया अपना वजन बनाया हुआ है। अब अभय का 100 किलो, अभय का 100 किलो अभय का 100 किलो मल्टीप्लाइड बाई अर्थ का वजन, है ना। तो अर्थ का वजन बहुत ज्यादा, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड फील करने लगोगे। नहीं यकीन हो रहा है तो अभय को यहां से उठा के फेंक, और अच्छे से समझना तो अभय को छत पे ले जाके फेंक दो। तो काफी तेजी से ग्रेविटेशनल फील्ड जो है अभय को अपनी तरफ खींचेगी और अर्थ उसको अट्रैक्ट करके अपने पास ले तो प्रोडक्ट ऑफ द मासेस जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसीलिए हमको ग्रेविटेशनल फील्ड तभी दिखाई देती है, हेवनली बॉडीज में दिखाई देती है। जब अर्थ हो गया, मून हो गया, बहुत ज्यादा मास हो गया, तब दिखाई देने लगता है। कम मासेस में बहुत कम वैल्यू आती है, फील ही नहीं होता, फ्रिक्शन के भी कम हो जाता है, तो काम दिखाई नहीं देता, ऑब्जर्व नहीं हो पाता। सर एक डाउट है सर, मैग्नेट में तो वैसे नहीं होता सर, उसका तो मतलब मास भी थोड़ा अगर छोटा ही है तो मतलब वो उसके पास अलग फील्ड है बाबू, उसके पास है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो एक अलग फोर्स है। नेचर में कई तरह के फोर्सेस है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो चार्जेस, रुके हुए चार्जेस जो होते हैं ना, उनकी वजह से जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो जो स्केल और वो पेपर वाला कहते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां काम कर रहा होता है। हाई टेंशन वायर, करंट दौड़ रही है, सौरभ गया, चिपक गए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक अलग फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स एक अलग फोर्स है, यहां हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अलग फोर्स है, ठीक, मर्ज नहीं करना। इन तीनों के मुकाबले सबसे कमजोर मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल है, ये याद रखना, ठीक। तो ज्यादा कब फील होगा, जब मासेस बहुत ज्यादा हो। अच्छा, दूसरा डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है भाई, डिस्टेंस जितनी कम होगी आपस में, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा फील होगा। डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते चला जाएगा, क्योंकि उसके साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स घटेगा, डिस्टेंस घटाओगे फोर्स बढ़ेगा, राइट। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो उन्होंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, एक जनरल फॉर्मूला हो गया। और उस फॉर्मूले में प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक इक्वालिटी जब लगाएंगे तो एक कांस्टेंट से उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट का यहां काम करेगा कैपिटल G। दिस कैपिटल G इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हर जगह अलग अलग फॉर्मूले में आपको अलग अलग कांस्टेंट्स मिलेंगे, तो यहां पे जो कांस्टेंट है वो कैपिटल G है और वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। वैल्यू इसकी फिक्स है, इसलिए इसका नाम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो कैपिटल G और बाकी चीजें सेम रहेंगी, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो कहीं पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है तो बाय न्यूटन्स हेल्प वी कैन फाइंड आउट। नोट कर लेना इसे। एग्जाम बनाने के लिए तो और हो जाएगा। एक बात हो गई ना,